हाँ जी बेटे, आगे देखो। डॉक्टर नानक चंद शर्मा हैं हमारे कहानीकार, जिन्होंने हरियाणवी की कहानियाँ लिखी। इनका नाम कहानी लेखकों में बड़े आदर से लिया जाता है। इनके द्वारा रचित डाकी डाब खाना हरियाणवी भाषा में रचित दूसरी कहानी है। यह कहानी हास्य और विनोद से परिपूर्ण है, यानी व्यंग्यात्मक भी है, हास्यात्मक भी है, यानी एक तरह से प्रहसन हम इसको कह सकते हैं। इसमें हरियाणा के लोक जीवन की विनोद प्रियता की भावना को उजागर किया गया है। कहानी का नायक भी विनोद में स्वभाव वाला युवक है। नायक एक बूढ़े बाराती के क्रियाकलापों का मनोरंजक वर्णन करता है। कहानी में पात्र योजना, संवाद लेखन और संवादात्मकता और वर्णनात्मक शैलियों का प्रयोग किया गया है। यानी पात्र योजना बड़ी अच्छी है, संवाद भी अच्छे लिखे गए हैं, और संवादात्मकता जो है वो नाटक का महत्वपूर्ण तत्व होता है, अनिवार्य तत्व होता है, परंतु कहानी में भी जब उसका प्रयोग होता है संवादों का, तो हम उसको कहते हैं नाटकीयता का समावेश। प्रस्तुत कहानी में प्रयुक्त वर्णनात्मक शैली और हरियाणवी भाषा का उदाहरण देखिए। डाकी लाभ खाना मोजी मानस था, इतोड़ उतोड़ हांडना, दुनिया देखनी, घनखरी बार तय, आ टुकड़ियाँ में बड़दी हाणी, खिलकुट्टी पाटदा आंदा, यानी हंसता हुआ आता, जनु बेरना के राम मिल गया उसने। कोई बूझदा डाकी के हो गया, के ज्ञान से, तो और जोर जोर तक ताड़ी पीट पीट के लोटपोट हो जाता। जी तालियां बजाता, हंसता हंसता लोटपोट हो जाता, और उन्हें देखने वाले भी उन्हें हंसदा होया देख के उन्हें हंसन लग जाते। तो ये जो नानक चंद शर्मा जी की जो ये पंक्तियां हैं, ये हरियाणा का, अगर आप उधर जींद और उचाना और उधर की तरफ जाएंगे तो उधर की एक तरह की ये भाषा है। एक बार ऐसा होया कि दोबारा डलिया भी ना था कि डाकी डाब खाना टुकड़ियाँ में आ गया। छोटे छोटे ताशिया में रमड़ रहे थे, यानी कुछ लोग ताश पीट रहे थे, ताश खेल रहे थे, बाजी का रंग चढ़ रहा था। चौधरी साहब हुक्का पींदे पींदे किसी सोच सी में डूब रहे थे। डाकी डाब खाना खिलखिलांदा होया आया। चौधरी साहब जाला पाट गया, बटे कहने कमाल कर दिया, क्या होया भी, बस के पूछो सो, आज ते एक बूढ़े ढूंढने हद्दे पाड़ दी। छोरिया के कान खड़े हुए, जो बच्चे इधर उधर ताश खेल रहे थे वो सुनने लगे, और सारे के सारे अपने अपने पत्तियां ने छोड़ के चौधरी साहब के हुक्के के दौरे चारों पास से बैठ गए। एक बार तो ऐसा लगे जनो किसी ने चांचक चिड़िया में डला फाँक दिया हो, और वे उड़ के ने किते दरखत पे बैठ के ने ची ची करने लग पड़ी हो। तो ये जो वर्णन है, ये इस तरह का वर्णन है कि लेखक कल्पनाशीलता भी है लेखन में, और वह अपनी बात का एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण भी दे रहा है पक्षियों के माध्यम से। तो अतः स्पष्ट है कि लेखक ने सफल संवाद और वर्णनात्मक शैली द्वारा आंचलिक वातावरण का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कहानी का कथानक हास्य विनोदपूर्ण है, हरियाणवी मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग है। कहानीकार ने हरियाणवी भाषा में चमत्कार उत्पन्न किया है। प्रस्तुत कहानी अत्यंत प्रसिद्ध रही। सन 1969 में ग्रामीण कार्यक्रम में आकाशवाणी दिल्ली द्वारा प्रसारण इसका प्रमाण है। डॉक्टर नानक चंद शर्मा ने यद्यपि अधिक कहानियाँ नहीं लिखी, किंतु उनकी यह कहानी हरियाणवी कहानी क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुई। मील का पत्थर सिद्ध यानी उसके पश्चात और अन्य कहानियाँ लिखी जाने लगी। हमारे दूसरे कहानीकार हैं बच्चों रघुवीर सिंह मथाना। हरियाणवी कहानी साहित्य को समृद्ध करने में श्री रघुवीर सिंह मथाना का योगदान भी सराहनीय रहा है। सन 1992 में हरियाणा अध्यापक समाज शीर्षक पत्रिका में उनकी आपराधिक आंकड़े कहानी प्रकाशित हुई। तो इनकी जो पहली कहानी थी रघुवीर सिंह मथाना जी की, वो थी आपराधिक आंकड़े। इस कहानी में पुलिस थाने के वातावरण को बड़े ही सजीव ढंग से उभारा गया है। कहानी में बताया गया है कि
देखें आगे नेक्स्ट पेज। कहानी में बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक एक थाने के एक प्रभारी को उसके थाने के निरीक्षण के दौरान लताड़ लगाकर चले जाते हैं। पुलिस अधीक्षक के जाने के बाद थाना प्रभारी अपने मातहत कर्मचारियों की एक सभा बुलाता है और सबको एक एक डिडक्शन दर्ज करने को कहता है। थाने के मातहत कर्मचारी रात को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से गरीब लोगों को लाकर उन्हें भिन्न भिन्न अपराधों के तहत हवालात में बंद कर देते हैं और इस प्रकार वे आपराधिक आंकड़े जुटाते हैं। तो यहाँ पुलिस पर इस कहानी में लेखक ने व्यंग्य किया है कि किस तरह से पुलिस झूठे सच्चे केस बना करके बहुत बार झूठ मूठ के ही लोगों को, गरीब लोगों को पकड़कर हवालात में डाल देती है और उन पर कोई भी मुकदमा चलाकर ये आंकड़े इकट्ठे कर लिए जाते हैं कि इतनी एफआईआर लॉज हुई थी और इतनी एफआईआर पर हमने अपना निर्णय दे दिया। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली को कहानी के कथानक में पिरोकर उजागर किया है। उसके बाद हैं कंवल हरियाणवी। कंवल हरियाणवी के कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं और उनका कहानी संग्रह है लीक पुरानी मोड़ नया। कंवल हरियाणवी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु गद्यात्मक विधाओं पर भी सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। हालांकि कंवल हरियाणवी की कविताएं हमें अधिक प्राप्त होती हैं बजाय गद्य साहित्य के, परंतु इनका गद्य साहित्य भी अपने आप में बेजोड़ है। 1995 में इनका लीक पुरानी मोड़ नवा शीर्षक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। इस कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियाँ संकलित है। डॉक्टर बाबूराम ने इस कहानी संग्रह के विषय में लिखा है कि यह कहानी संग्रह ग्रामीण संस्कृति तथा ठेठ हरियाणवी संस्कारों का आईना है। डॉक्टर बाबूराम जो हैं ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और काफ़ी बड़ा योगदान है हरियाणवी साहित्य को लेकर इनका। तो उन्होंने लिखा कि यह कहानी संग्रह ग्रामीण संस्कृति और ठेठ हरियाणवी संस्कारों का आईना है। इन कहानियों में ग्रामीण व्यक्ति की वृत्तियों का मूर्त रूप शब्दों के द्वारा तैयार किया गया है। इस कहानी संग्रह में संकलित धन्नो, सरजो काकी, आशा की किरण कहानियाँ नारी जीवन की समस्याओं पर आधारित है। बहुत पहले हिंदी पाठ्यक्रम में ही ये कहानी आशा की किरण संकलित थी बच्चों, और ये कहानी आज के दौर में जो दहेज प्रथा की समस्या है उसको लेकर के लिखी गई है। और साथ ही जो इस कहानी की नायिका है वह सांवले रंग की है और उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पाता। तो ऐसे में माता और पिता दोनों दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन जो पिता है वह कहता है कि इसके पीछे उसकी माँ का हाथ है, क्योंकि उसकी माँ को भी अपने बेटे के लिए सुंदर बहू चाहिए थी। तो सुंदरता का जो पैमाना है वो केवल बाहरी सौंदर्य से हम मानने लगे हैं, जबकि बाहरी सौंदर्य के साथ आंतरिक सौंदर्य भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारा अंतर्मन सुंदर नहीं है, आंतरिकता हमारी सुंदर नहीं है, हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो बाह्य सौंदर्य का भी कोई मोल नहीं होता। ये इस कहानी में बताया गया है। और जो कहानी का आशा की किरण कहानी का जो नायक है बच्चों, वह नायक कहानी के अंत में अपने माता पिता को बोलता है कि मैं विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा, और मुझे दहेज में एक पैसा भी नहीं चाहिए। और उसकी जिद के सामने उसके माता पिता को झुकना पड़ता है। तो ऐसे में लेखक ने कहीं ना कहीं इस कहानी में ये भी उजागर किया कि यदि आज की युवा पीढ़ी चाहे तो दहेज जैसी समस्या का समूल समाधान हो सकता है, इस समस्या को से छुटकारा पाया जा सकता है। परंतु बच्चों ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि इस काम में केवल युवकों को ही नहीं, युवतियों को भी आगे आना होगा और उन्हें भी अपनी इच्छाओं को सीमित करके अपने माता पिता पर कम से कम बोझ डालना होगा। हरियाणवी भाषा के अब तक के शोधों के अनुसार हरियाणवी कहानी का यह प्रथम संग्रह है। कंवल जी ने इस संकलन में भारतीय संस्कृति के प्राचीन और नवीन रंगों को यथार्थ रूप में उकेरा। इनकी कहानियों के पात्र हमारे आसपास के जीवन के पात्र हैं। कंवल जी की कहानियों के कथानक अत्यंत सुगठित और जिज्ञासापूर्ण हैं। पात्रों की सजीवता, कर्मठता के कारण ही पाठक उन्हें नहीं भूलता
उन्होंने संवादात्मक वर्णनात्मक शैलियों का सफल प्रयोग किया है। कंवल जी ने अपनी कहानियों में ठेठ हरियाणवी भाषा के सफल प्रयोग किए हैं। उदाहरण रूप में कुछ पंक्तियां हैं। फुल्लू ने संतोखी तय कया, उसमें बाकी नहीं रही, तड़क के बोली, मने न्यू बता जग्गू के बाप, ल्योई पाटी उठू सू और 2 घड़ी रैत गए खाट देखियों सू, यानी जल्दी उठ जाती हूँ और रात को सोती हूँ जा करके, एक पल की फुर्सत नहीं मिलती, सारे दिन मारी मारी फिरूँ सू। इस बुढ़कड़े ने तो राम डंडोर का सा दिखे से, सारा दिन खाट पे बैठा मस्ती छाने से और यार बासिया गेल ताश पिटे और ओका पाने से। तो यहाँ जो नारी की जो स्थिति है उसका उद्घाटन किया है कि किस तरह से हरियाणा में जो औरतें हैं वो न केवल घर का, न केवल पशुओं का, अपितु खेतों का भी काम करती हैं और पुरुषों की जो मानसिक स्थिति है उसका भी चित्रण उन्होंने किया है। उसके बाद बच्चों लेखक आते हैं हमारे डॉक्टर राजबीर धनखड़ जी। जो राजबीर धनखड़ हैं ये हरियाणवी हिंदी कहानी के विकास में सर्वाधिक योगदान है। इनके कहानी संग्रह 2 प्रकाशित हो चुके हैं, एक है सरपंचनी और दूसरा है शानपथ। ये प्रकाशित हो चुके हैं। सरपंचनी शीर्षक कहानी संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ, इसमें 23 कहानियाँ संग्रहित हैं और सन 2000 में प्रकाशित शानपथ शीर्षक कहानी संग्रह में उनकी 24 कहानियाँ संकलित है। डॉक्टर राजबीर धनखड़ की कहानियों में वर्तमान युग के जीवन की विभिन्न समस्याओं का सजीव चित्रण किया गया है। यानी इनकी जो कहानियाँ हैं वो वर्तमान समय की समस्याओं को लेकर लिखी गई हैं। इनकी कहानियों में हरियाणा की माटी से उपजी कहानियाँ हैं। डॉक्टर धनखड़ की कहानियों के कथानक सुगठित हैं और विविध घटनाओं से संयुक्त है। उनकी भाषा ठेठ हरियाणवी, संवादात्मकता और वर्णनात्मक शैलियों का सफल प्रयोग से जहाँ वातावरण को सजीवता से प्रस्तुत किया गया है वहीं भाषा में रोचकता भी उत्पन्न हो गई है। इसके अतिरिक्त और भी कहानीकारों के नाम हम इसमें जोड़ सकते हैं जिन्होंने हरियाणवी की कहानियों में अपना योगदान दिया है। देवी शंकर प्रभाकर जी, RS चिंगारी, सहीराम धनवंतरी, डॉक्टर राजेंद्र स्वरूप, ये और भी कहानीकार हैं जिन्होंने हरियाणवी भाषा में कहानियों को रचा है और कहानी को एक विकास प्रदान किया है और एक उज्जवल भविष्य की ओर कहानी साहित्य को लेकर के गए हैं। तो बच्चों इस तरह से आप अपने इस प्रश्न को तैयार करेंगे, हरियाणवी कहानी का विकास और परिचय। और इसमें आपने देखा कि किस तरह से हमने जो भी हमारे कहानी संग्रह हैं उनके बारे में लिखा है। आपके एक और पुस्तक में मैं देखती हूँ, शायद इसी में मैंने आपको भेजा था। यहाँ पर देखें आप, ये कहानियों के आधार पर उसका विस्तार किया गया है कि कौन सी कहानी में क्या दिया गया है। लड़की की बहादुरी का कथानक कैसा है, डाकी डाबखाना, फिर उसके बाद आप देखें आपराधिक आंकड़े, लीक पुरानी मोड़ नया, और फिर उसके अंदर और बहुत सारी कहानियों का चित्रण, फिर सरपंचनी और शानपथ, ये सब। तो इस तरह से आप इन तीनों किताबों में से मिला करके और अपने इस प्रश्न को तैयार करेंगे बच्चों। और उसके बाद मैंने आपको ये परिचय भी भेजा था, जैसे ये हमारा परिचय है कंवल हरियाणवी जी का, और इसमें आप देखें रचनाओं में कंवल हरियाणवी ने हरियाणवी गद्य और पद्य दोनों में रचना धर्मिता को समृद्ध किया। लीक पुरानी मोड़ नवा संग्रह हरियाणवी कहानियों का संग्रह है। इनकी हरियाणवी भाषा में रचित कहानियाँ तथा लोट आओ कर्म सिंह, इनकी हिंदी कहानियों का संग्रह है। एक और संग्रह है बच्चों कंवल हरियाणवी का, एक तो लीक पुरानी मोड़ नवा और दूसरा है लोट आओ कर्म सिंह। ये भी इनकी कहानियों का संग्रह है। और तलाश अपने साय की, तारे नवे नवे से, धड़कन एहसास की नैया और पतवार, इनके हरियाणवी काव्य संग्रह। तो कंवल हरियाणवी के ये 4-5 काव्य संग्रह
इसमें बताए गए हैं। तो केवल एक काव्य संग्रह की बात हम नहीं करेंगे, इनको भी जब आप लिखेंगे इस प्रश्न को, तो यहाँ से ये जितने भी नाम हैं, इन सारे नामों को भी आप अपने पास रखेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद आप देखें कंवल हरियाणवी की जो विशेषताएं हैं वो दी गई हैं। और ये रघुवीर सिंह मथाणा जो हमारे दूसरे कहानीकार थे, उसमें आप देखो प्रसिद्ध रचनाएं कोहरा, भटकी, गलियां, बहके लोग, आर्तराद, महक माटी की खालियात वल्लभ, ये सारी इनकी रचनाएं हैं जो रघुवीर सिंह मथाना जी की हैं। लेकिन जब हम इन किताबों में पढ़ते हैं, जो हमने पहले पढ़ा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, मैं फिर से उसी पृष्ठ पर जा रही हूँ। रघुवीर सिंह मथाना जी की एक ही संग्रह इन्होंने दिया है, आपराधिक आंकड़े, और उसमें हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर व्यंग्य किया है लेखक ने। ठीक है। और उसके बाद आप देखो, ये उनके रघुवीर सिंह मथाना जी की काव्यगत विशेषताएं हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर तैयार करें, इन कहानियों के आधार पर, कहानी संग्रहों के आधार पर और लेखकों के आधार पर। तो हम लेखक को अपना आधार बनाएंगे और उसके पश्चात अपनी कहानियों को लिखेंगे। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। आज आप सभी इस प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार करें और इन सब किताबों में से मिलाकर अपना प्रश्नोत्तर लिखें। ठीक है।